हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी डोज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं की आरो भाग 1 के पार्ट 1 नमक का दरोगा को। इससे पहले हमने इसको प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हम इसके पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं वो इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले पार्ट का नाम है नमक का दरोगा। तो हम शुरू करते हैं। जब यह कहानी अंग्रेजों के ज़माने की है, जब नमक पर भारी सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया था तो लोग इसे चोरी छुपे बेचते थे। कोई तो घूस, कोई रिश्वत देकर इसका व्यापार करता था, तो कोई चालाकियों से। हमारी कहानी में आगे बताया जाता है कि जो कि मुंशी बंशीधर है, जो कि हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी के उधर में निकल जाते हैं। तभी उनके पिताजी उन्हें एक बात समझाते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, हम ऋण के बोझ में दबे हुए हैं। हमारी जो लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं और मैं एक बूढ़े वृक्ष की तरह हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम्हें इस घर के मालिक हो, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, मतलब कि जो नौकरी में तुम सच्चाई और ईमानदारी की तरफ ध्यान मत देना। उनके पिताजी का ये कहना था, वृद्धि नहीं होती, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, मतलब कि जो वेतन है ना वो कोई मनुष्य देता है। फिर हम आगे दिखाया जाता है कि जो कि ऊपरी आमदनी है वो ईश्वर देता है, ऐसा उनके पिताजी का कहना था, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। और वो ये बात उन्हें बताती। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, मतलब कि इस विषय में हम सोच नहीं सकते कि या तो हम ईमानदारी से काम करें या फिर बेईमानी से, क्योंकि उनके पिताजी ही उन्हें ऐसा उपदेश दे रहे थे। फिर उनके पिताजी आखिरी में कहते हैं कि यह मेरी जन्म भर की कमाई है, इसे तुम निगाह में बांध लो, मतलब कि अपने भीतर इस बात को जमा लो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, वे बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, मतलब इस पूरे संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मविलंबन ही अपना सहायक था। यह तो पीर का मजाल है, मतलब कि निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर आए हो, मतलब कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर रिश्वत मिलती हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक की तरह का चांद है, वार्षिक वेतन जो कि पूर्ण मासिक की चांद की तरह बताया गया है, जो कि महीने में 15 दिन एक बार मिलता है और खर्च भी एक ही दिन हो जाता है। और जो ऊपर आय बहता हुआ स्रोत है, सदैव प्यास बुझती रहती है कि जैसे कि कोई रिश्वत मिलती है तो वह तो ऊपर आय है, जो कि ऊपर आय तो अच्छे सुकून से चलते थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर मुंशी जी प्रतिष्ठित हो गए, मतलब उनकी नौकरी लग गई। वेतन अच्छा और ऊपर आय का तो ठिकाना ही नहीं था, इतनी आती थी, मतलब कि जो ऊपर लोग ऐसे ही चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे तो रिश्वत देते थे। मुंशी जी को सुख संवार मिला तो फूले ना समाये, मतलब उनके पिताजी को ये सब बात पता चली तो वो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा तलाश लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जो उनके पड़ोसी थे ना, पड़ोसी तो हमेशा जलते हैं, तो वो उनके सीने में जो सूल उठाई, मतलब उनके सीने में आग लगी पड़ी। अब हमें आगे बताया जाता है कि जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदारी के नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे और उन्होंने थोड़े ही समय में अपने काम से बाकी अफसरों का मन जीत लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे थे। जहाँ उनकी नौकरी लगी थी वहाँ एक नदी थी और उसके किनारे वहाँ पर एक पुल बना हुआ था। जो हमारे मुंशी बंशीधर जी हैं वो इमारत अपने जो जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ की इमारत बनकर मीठी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उठ बैठे, इतनी रात में गाड़ियाँ नदी पार, उन्हें अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल लगा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। फिर उन्होंने अपनी वर्दी पहरी, तमंचा रखा और बाहर चलकर देखा, घोड़ा बढ़ाए और चल दिए। फिर उन्हें दूर से लंबी कतार में आती हुई गाड़ियाँ, फिर उन्होंने पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है। फिर वहाँ के अफसरों से उन्होंने डांट कर पूछा कि यह गाड़ियाँ किसकी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर सबने कानाफूसी हुई। फिर आगे ने तभी एक ने आगे आकर कहा, पंडित आलोपी दिन। आगे दिखाया जाता है कि मुंशी बंशीधर चौंक गए कि कौन पंडित आलोपी दिन, वही दातागंज के पंडित आलोपी दिन। इस इलाके के पंडित जो आलोपी दिन है वो इस इलाके के सबसे प्रसिद्ध, बहुत फेमस जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा चलाते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज जैसे बड़े बड़े अफसर उनके घर आते और जो शिकार खेलते मेहमान आते, ऐसा होता था उनके घर। फिर मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जा जाएंगी। उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। बहुत देर तक उत्तर की राह देखकर उन्होंने चिल्लाकर फिर से कहा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। इस बार भी उत्तर ना मिलने पर फिर दरोगा जी ने खुद ने घोड़े से नमक का थैला उतारा और उनका भ्रम दूर हो गया। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार होकर अच्छे सोते बटते आ रहे थे। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर बहुत बड़ा विश्वास था, तो उन्होंने भी वही किया, अपने विश्वास को दूसरे विश्वास। और फिर लेटे ही लेटे बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने निश्चिंत से पान के बड़े लगाकर खाए। फिलहाल बढ़ाए दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद करिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियाँ रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि। वंशीधर रुखाई से बोले सरकार हुक्म। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर यह कहा, हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। फिर उन्होंने उन्हें रिश्वत देने की, उनका ईमान खरीदने की बात कही, उन्हें रिश्वत देने की बात कही। फिर आगे फिर पंडित जी जो दरोगा जी है उन्होंने पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सब लोग इस बात से हैरान थे। और फिर जो आलोपी दिन है उसने पंडित आलोपी दिन ने दरोगा जी को खरीदने की बात कही। फिर उसने अपनी रकम सामने रखी। जैसे कि उसने सबसे पहले कहा, वंशीधर ने अपने फिर जो पंडित आलोपी दिन था वह पीछे हट गए। अत्यंत निंदा से बोले कि बाबू साहेब, ईश्वर से मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटा करने को तैयार। जो हमारे दरोगा जी थे उन्होंने कहा, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं किया। 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख भी दे दोगे तो नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले जाओ, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। फिर
और कहते हैं कि दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागती रहती है। सवेरे तक ये बात सबके पास चली गई। फिर अदालत में फैसला हुआ कि अदालत में भी उल्टा फैसला हुआ, पैसों के आगे धर्म हिल गया। सब लोगों ने जो वंशीधर थे उन्हें ही गलत ठहराया और फिर इस प्रकार वंशीधर जी की नौकरी भी चली गई और उनके पिताजी बहुत ज्यादा ही दुखी हुए। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बेटे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे पहिए बेलों से जोड़ी उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जुड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे। सामने मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित आलोक दिन झुककर दंडवत प्रणाम किया। फिर यहाँ से हमारी कहानी का मेन पड़ाव और ये कहानी उल्टी पड़ गई। जो आलोक दिन था उन्होंने जो वंशीधर है उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप जैसे ईमानदार व्यक्ति मेरे पास काम करने चाहिए। हमारे देश को ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। क्या आप मेरे पास नौकरी करेंगे? और वो भी मैनेजर की। ये बात सुनते ही पंडित वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा कि एक बार भी फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। पंडित आलोक ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो हमने ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज और मदद चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली उन्हें भेज दूंगी या उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ।